Hello students and friends, welcome to the series of physics classes for the subject of science, and today we are with lecture number 4 from chapter 12 of our NCERT book, and the name of the chapter is electricity. The name of the chapter is electricity, students. So today what we are going to do is we will continue from the last lecture. We were studying about Ohm's law and resistance. Ohm's law और resistance के बारे में हम पढ़ रहे थे. स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने Ohm's law देखा, रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी देखा, किन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता वो भी देखा. ठीक है. रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड अलॉयज ये क्या होते हैं, इन्हें अब हम देख लेते हैं एक बार. ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है गिवन शेप एंड साइज का, सब्सटेंस ऑफ गिवन शेप एंड साइज. सपोज मेरे पास एक सिलेंडर है, उसकी हाइट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होगा. ठीक है. गिवन शेप एंड साइज, शेप सिलेंडर ही रहेगा और साइज जो है वो उतना ही रहेगा, छोटा बड़ा इसको नहीं होना है. सपोज अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, इफ द रेजिस्टेंस इज वेरी लो, वेरी लो रेजिस्टेंस, सो आप इसको बोलेंगे, इट इज टर्म्ड एज, इट इज नोन एज आप इसको कंडक्टर बोलेंगे. मींस कंडक्टर कौन होते हैं? जिनका रेजिस्टेंस वेरी लो होता है. ओके. नाउ अगेन अ सब्सटेंस ऑफ सेम शेप एंड साइज, सेम शेप एंड साइज, शेप एंड साइज आर नॉट चेंजिंग. ठीक है. गिवन मतलब सेम, same shape and size, they are not changing. So students, अगर इसके पास appreciable amount of resistance है, appreciable means मतलब fair amount of resistance, ठीक ठाक रेजिस्टेंस इसके पास होगा, appreciable amount of resistance अगर इसके पास है, ऐसे केसेस में हम इस कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, लेकिन इस कंडक्टर का एक स्पेशल नेम होता है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टर. फिर इसको रेजिस्टर कहा जाता है. इट इज यूज्ड एज अ रेजिस्टर. ओके. इट हैज एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक. अगेन ऑफ द सेम शेप एंड सेम साइज का कोई और मटेरियल, देखो मटेरियल चेंज हुआ है यहां पर बार बार. ठीक है. ये कुछ और मटेरियल था, मटेरियल 1, मटेरियल 2, मटेरियल 3, बट शेप एंड साइज आर नॉट चेंजिंग. ठीक. अगर सेम शेप एंड साइज के साथ हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आ जाए, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, देन इट इज नोन एज पुअर कंडक्टर. अभी भी ये कंडक्टर है, इट इज नोन एज पुअर कंडक्टर. ये गुड कंडक्टर था, दिस इज गुड कंडक्टर, वेरी लो रेजिस्टेंस. ठीक है. एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो इस कंडक्टर का नाम हुआ रेजिस्टर. हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये हो गया पुअर कंडक्टर. ठीक. और कोई सब्सटेंस जिसका सेम शेप एंड साइज हो और वो ऑफर करता हो वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस, इससे भी ज्यादा, वेरी हाई रेजिस्टेंस. वेरी हाई रेजिस्टेंस इज समटाइम्स known as इनफाइनाइट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं. ओके. कई बार वेरी हाई को इनफाइनाइट भी कह देते हैं, मतलब वेरी लार्ज. सो ये होता है फिर इंसुलेटर. अब ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर. अब ये नॉन कंडक्टर हो जाएगा, इसमें से कोई भी करंट पास नहीं होगा. ओके. कोई करंट पास नहीं होगा. ये याद रखिएगा, दे आर ऑफ सेम शेप एंड साइज. ओके. बट दे आर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स.
ऐसा मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो वो गुड कंडक्टर, जिसका रेजिस्टेंस एप्रिशिएबल हो, ये नॉर्मली एलॉयज होते हैं, एलॉयज वो रेजिस्टर, ठीक है। और जिसका रेजिस्टेंस हाई हो वो पुअर कंडक्टर, और जिसका रेजिस्टेंस वेरी हाई हो वो इंसुलेटर। इंसुलेटर जैसे वुड, प्लास्टिक, ये इंसुलेटर्स होते हैं, इनके थ्रू करंट पास ही नहीं हो पाता है, वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं ये। ओके, इसको कॉपी करना है मेरे को। Now the next heading, graph of Ohm's law. Graph of Ohm's law. Ohm's law बेटा हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया, जिन लोगों ने नहीं किया वो पहले लास्ट लेक्चर स्टडी करेंगे, बल्कि मैं कहता हूं कि सीक्वेंस में आप लेक्चर्स को स्टडी करेंगे, लेक्चर 1 2 3 एंड नाउ टुडे इज लेक्चर नंबर 4। सीक्वेंस में आप लेक्चर्स स्टडी करेंगे तभी आपको कोई बेनिफिट होगा इन वीडियो क्लासेस का, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे रैंडमली कोई सी क्लास उठाकर देखोगे, बस मजे कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, उसका मतलब ये हो जाएगा। ओके, सो ग्राफ ऑफ Ohm's Ohm's law का ग्राफ करना है बेटा। Ohm's law क्या कहता है? करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द टेंपरेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जो ग्राफ्स होते हैं ना वो स्ट्रेट लाइन ही होते हैं, याद रखिएगा, ठीक, स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स होते हैं। सो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे इट विल कम आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन। सपोज y एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, SI यूनिट वोल्ट्स, यूनिट को ब्रैकेट में लिख दिया गया है। x एक्सिस पर इलेक्ट्रिक करंट है, करंट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर I, और इसकी SI यूनिट एम्पियर्स, ब्रैकेट में लिख दिया गया है। यहां पर ओरिजिन है। अब आप इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। स्टूडेंट्स आपको भी बताओगे अगर v0 होगा तो I का आंसर क्या आएगा, बताओ इस फॉर्मूले से। If V is 0, I will be 0। जब तक इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, इधर 0 तो इधर I को 0 करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस तो सपोज वी आर ड्रॉइंग अ ग्राफ और अ रेजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R, उसका रेजिस्टेंस R है, इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। यहां से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे और यहां ये करंट फ्लो करेगा, करंट, ओके, करंट फ्लो करेगा। सो स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए मैं इसके पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगा लेता हूं और करंट मेजर करने के लिए इसके सीरीज में एक एमीटर लगा दिया गया है, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ। अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं लगाओगे तो करंट कहां से आएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 इट मींस करंट इज आल्सो 0। सो आप कह सकते हो कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है करंट भी 0 होता है, ओके। उसके बाद एसबी से करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा करंट बढ़ता जाएगा। इट मींस इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा और कहां से स्टार्ट करेगा, ओरिजिन से स्टार्ट करेगा। सो अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन लाइन्स, ये है ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ को आप अगर कुछ मेजरमेंट्स देना चाहते हो ये रीडिंग्स हो, सपोज दिस इज 2 volts 4 volts 6 volts 8 10, ओके। कॉरेस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यूज इधर आ जाएंगी। Suppose this is 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere and 5 ampere. Okay. Now let's check what all we can get from this graph. क्या इंफॉर्मेशन हमको इस ग्राफ से मिल सकती है, ये हमें चेक करना होगा यहाँ पर। So students, y एक्सिस पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, x एक्सिस पर आपका करंट है, और ध्यान से देखोगे इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीजिंग करंट इज आल्सो इंक्रीजिंग। ये तो पढ़ा है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस 2 करंट 1, पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया 4, करंट भी डबल हो गया 2, हो रहा है ना। पोटेंशियल डिफरेंस 2 3 जा 6, 3 टाइम्स हो गया, करंट भी 1 3 जा 3 टाइम्स हो गया, ठीक।
सो जितने टाइम्स आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करोगे उतना टाइम्स ही करंट भी इंक्रीज होगा, और वाइस वर्सा भी बोल सकते हो, जैसे कि जितने टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस को कम करोगे उतना टाइम्स करंट भी कम हो जाएगा। ओके, सो हियर इज द ग्राफ फॉर Ohm's law. The nature of the graph is straight line passing through the origin. Okay, now what is the information from this graph we can achieve? बेटा ग्राफ का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, एंड व्हाट इज द स्लोप, और स्लोप होता क्या है। जिन लोगों को मैथ्स में स्लोप जो लोग मैथ्स में स्लोप पढ़ चुके हैं वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं पढ़ा आप यहां से समझ सकते हैं कि स्लोप क्या होता है। स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ। ओके बेटा, स्लोप ऑफ ग्राफ, वर्ड स्लोप का मीनिंग क्या होगा, नॉर्मल मीनिंग, वर्ड स्लोप का मीनिंग होता है हिंदी में ढलान, ठीक है। मींस अगर किसी रोड का स्लोप ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टीपर रोड होगा, लाइक दिस, कोई रास्ता है, कोई रोड है, ठीक है, नंबर 1, और एक है नंबर 2, विच रोड इज मोर स्टीपर, ज्यादा खड़ा रोड कौन सा है, ये वाला, तो इसकी स्लोप ज्यादा है, स्लोप मोर, ठीक है। ये जनरल मीनिंग होता है वर्ड स्लोप का। ग्राफ में स्लोप वर्ड का मीनिंग क्या होगा और आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। बेटा स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने ग्राफ पर कहीं भी 2 पॉइंट्स मार्क करेंगे, कहीं भी कर सकते हैं, एनीवेयर, बट चीजों को आसान बनाने के लिए आपको पॉइंट्स कहां मार्क करने होंगे, ऐसी जगह पर मार्क करने होंगे जहां पर पॉइंट मार्क करने के बाद पॉइंट के ठीक सामने से आपको रीडिंग्स मिल जाए। सपोज आपने पॉइंट यहां मार्क किया, इसके सामने कोई रीडिंग अवेलेबल नहीं है, तो अच्छा होगा कि मैं एक पॉइंट यहां मार्क करूं, इसके सामने y एक्सिस पर भी रीडिंग है, x एक्सिस पर भी रीडिंग है, इस तरह के 2 पॉइंट्स मार्क करेंगे। अनदर पॉइंट लेट अनदर पॉइंट इज दिस वन। बेटा इन दोनों पॉइंट्स को जो आपने मार्क किया है, इन दोनों पॉइंट्स से एक ट्रायंगल आपको इमेजिन करना है। ट्रायंगल बताओ कहां होगा, ये तो उस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, इस डॉटेड लाइन को आगे बढ़ाएंगे, सो दिस इज द ट्रायंगल, दिस इज द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का परपेंडिकुलर भी होगा और बेस भी होगा। ओके, दिस इज द परपेंडिकुलर ऑफ द ट्रायंगल, परपेंडिकुलर, एंड दिस इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल। परपेंडिकुलर और बेस पर ही ध्यान रखना है आपको, परपेंडिकुलर एंड बेस पर ही ध्यान रखना है, ठीक है, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो हाउ टू कैलकुलेट स्लोप, स्लोप कैसे कैलकुलेट करोगे। स्लोप ऑफ द ग्राफ इज गिवन एज, ये जो 2 पॉइंट्स आपने मार्क किए ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। कैसे करोगे, देखो परपेंडिकुलर ये है, ये आपको यहां से मिलेगा, व्हाट इज दिस, 8 - 4, ये होगा परपेंडिकुलर, दिस विल बी द परपेंडिकुलर। सो व्हाट इज एक्चुअली दिस परपेंडिकुलर इज, ये परपेंडिकुलर है क्या एक्चुअली, दिस परपेंडिकुलर इज नथिंग बट द डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑन y एक्सिस। देखो 8 - 4 क्या है, यहां पर 8 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पर 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों के बीच का, यहां पर 8 वोल्ट पोटेंशियल है, यहां पर 4 वोल्ट पोटेंशियल है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 8 - 4। सो बेसिकली परपेंडिकुलर इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस, परपेंडिकुलर इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरीके से बेस, बेस क्या होगा वो भी देखते हैं। तो परपेंडिकुलर इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया डेल्टा v, डेल्टा मींस चेंज, डेल्टा मींस चेंज, चेंज मतलब डिफरेंस। ओके, नाउ व्हाट इज बेस, बेस को अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, बेस यहां से बेस, इस पॉइंट पर 4 एंपियर करंट है, इस पॉइंट पर 2 एंपियर, ये कितना होगा 4 - 2, 2, मतलब दिस इज अ चेंज इन करंट। बेस इज नथिंग बट इट इज चेंज इन करंट, इट इज चेंज इन करंट। ओके, सो डेल्टा v कितना आ रहा है, 8 - 4, डेल्टा v इज 8 - 4, एंड व्हाट इज डेल्टा i, डेल्टा i इज 4 - 2। सो स्लोप से क्या मिलने वाला है अभी आपको खुद पता चल जाएगा। स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू 8 - 4, 4 ऊपर क्या है, वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, एंड 4 - 2 नीचे क्या है, 2 एंपियर, ओके, 4/2 इज 2। बेटा V/I होता क्या है, ओम्स लॉ से बता दो ना, V/I क्या होता है, V/I इज R, इट इज नथिंग बट R, मतलब R इज रेजिस्टेंस, R is resistance. So what is this 2 ohms,
दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस? जिसके थ्रू करंट जा रहा है। ये R की वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ द R। कैसे आई? डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। क्या है ये? स्लोप, स्लोप ऑफ द ग्राफ। ओके, सो R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो आप ग्राफ के स्लोप को कैलकुलेट कर कर। इफ यू नो द स्लोप ऑफ द ग्राफ, कौन सा ग्राफ? दिस इज नोन एज VI ग्राफ। पहले y एक्सिस पर क्या लिखा है उसका नाम बोलोगे, पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर x एक्सिस पर क्या लिखा है उसका नाम बोलोगे, करंट। पोटेंशियल डिफरेंस करंट मतलब सिंबल्स बोले तो VI ग्राफ। ठीक है, सो आप कह सकते हो स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस, गिव्स रेजिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। VI ग्राफ के स्लोप से हमको रेजिस्टेंस मिलता है। ओके बेटा, जब भी किसी ग्राफ की स्लोप निकालनी हो ना, सो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, चेंज इन y एक्सिस। y एक्सिस पर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो चेंज इन y एक्सिस तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, अपॉन चेंज इन x एक्सिस, और x एक्सिस पर क्या है? करंट। तो चेंज इन करंट हो गया चेंज इन x एक्सिस। ठीक, तो एक कॉमन सा फॉर्मूला मैं आपको स्लोप के लिए बता देता हूं। यहां पर जब भी आपको स्लोप निकालना हो तो चेंज इन y एक्सिस निकालो पहले ऊपर, और नीचे रखो चेंज इन x एक्सिस, और आपका आंसर स्लोप का आ जाएगा। ठीक, ये स्लोप निकालने का एक जनरल मेथड है, याद रखिएगा। स्लोप निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? 2 पॉइंट्स तो मार्क करने होंगे, तभी आपको परपेंडिकुलर और बेस मिलेगा। ठीक, so this is a graph of Ohm's law. It is always a straight line passing through the origin. Okay, now students, मैं एक और ग्राफ का आपको एग्जांपल दूंगा, और वो ग्राफ आपको नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर करेगा। बेटा, जब एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं ना, तो कई बार क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर दिया जाता है। यहाँ पर क्या चीज घुमाई जा सकती है जिसको देखकर आपका दिमाग भी घूम जाता है? ठीक, सो उसको हम पहले ही यहाँ आज प्रिपेयर कर लेते हैं, सो दैट अगर वो आपके सामने एग्जाम्स में आ जाए, यू विल आंसर इट वेरी इजीली। आप उसको आसानी के साथ आंसर कर पाएंगे। ठीक, सो स्टूडेंट्स, आप यहां से ये सब चीजें पहले कॉपी करें, एंड देन वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड। तो ओम्स लॉ का ग्राफ एक तरीके से और बनाया जा सकता है, और क्या चेंज होगा? चेंज ये होगा कि आपको करंट इधर दिया जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस इधर दिया जाएगा। करंट की असाइनमेंट एम्पियर्स ब्रैकेट में लिखी है, और पोटेंशियल डिफरेंस की असाइनमेंट वोल्ट्स भी ब्रैकेट में लिखी है। ठीक है, और आपसे कहा जाएगा कि इस ग्राफ के हेल्प से हमें आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएंगे। ठीक, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे पता चलेगी इस बार? बेटा, पहले रीडिंग मार्क कर लेते हैं। सपोज 1 2 3 4 5 6, मान लो 3 6 9 12 15 वोल्ट्स में है। ठीक है, इधर भी रीडिंग मार्क हो जाएगी। वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन एम्पियर्स। ओके, स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के लिए कोई भी 2 पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। 2 पॉइंट्स मार्क करेंगे, ट्रायंगल पूरा हो जाएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज परपेंडिकुलर, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। ध्यान से देखेंगे इस बार। स्लोप, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। चेंज इन, क्या मैंने सही लिखा है? चेक करके बताओ। नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ इज, देखते हैं करेक्ट क्या है। स्लोप ऑफ द ग्राफ इज चेंज इन y एक्सिस। इस बार बच्चों y एक्सिस पर करंट है I, ध्यान से देखो, बस यही चीज ऑब्जर्व करनी है। अपॉन चेंज इन x एक्सिस, x एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, सो चेंज इन y एक्सिस 4 minus 1, change in x axis 12 minus 3, 4 minus 1 3, 3 upon 12 minus 3 9, this is 1 upon 3, but this is not the resistance, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है V upon I, और हमने कैलकुलेट कर दिया है I upon V। ठीक, सो I upon
V क्या होगा, इस फॉर्मूले से देखो I अपॉन V क्या होगा, I अपॉन V होगा 1 अपॉन R. So basically what we have calculated is 1 upon R. We have calculated 1 upon R. मेरे को तो R चाहिए. So very simple. यहाँ ध्यान दो. If 1 upon 3 is equals to 1 upon R, then it means R is equals to 3. और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम. R is equals to 3. So आपको क्या करना पड़ रहा है, रेसिप्रोकल करना पड़ रहा है रेजिस्टेंस निकालने के लिए. मतलब स्लोप से डायरेक्टली रेजिस्टेंस नहीं आया, बल्कि स्लोप से क्या आता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल आता है. कब, अगर ये ग्राफ IV हो. बेटा पहला वाला ग्राफ था VI ग्राफ, ये ग्राफ है IV ग्राफ. तो एक और स्टेटमेंट, स्लोप ऑफ IV graph gives reciprocal of resistance. Reciprocal of resistance. और एक चीज मैं आपको यहां बता देता हूं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का एक स्पेशल नेम है, उसको कंडक्टेंस भी कहते हैं. नोट कर लेना इसको, कंडक्टेंस भी कहते हैं उसको. ठीक है. तो स्लोप ऑफ IV ग्राफ तो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और स्लोप ऑफ VI ग्राफ इससे पहले क्या, दैट विल गिव यू रेजिस्टेंस. वहां से डायरेक्टली रेजिस्टेंस मिल जाएगा. ओके. सो बेटा ये हमारा हुआ ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ. इन ग्राफ्स के ऊपर और भी क्वेश्चंस आते हैं. जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा और भी किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ हो सकते हैं. एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं. सपोज VI ग्राफ है, दो ग्राफ्स मिलेंगे, एक A मटेरियल का और एक B मटेरियल का. VI ग्राफ पर स्लोप क्या होता है, रेजिस्टेंस. I की थोड़ी है, I की पर तो स्लोप होता है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल. सो VI ग्राफ पर स्लोप क्या होता है, रेजिस्टेंस. द क्वेश्चन इज, इन दोनों में से मटेरियल A मटेरियल B, इन दोनों में से किस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा है. बेटा अगर स्लोप रेजिस्टेंस है तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. डायरेक्टली देखकर बता सकते हो किसका स्लोप ज्यादा है. जो लाइन ज्यादा स्टीपर मतलब ज्यादा खड़ी है उसका स्लोप ज्यादा होगा. तो A इज हैविंग मोर स्लोप, इसका स्लोप ज्यादा है तो इसी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. मोर स्लोप मींस मोर रेजिस्टेंस ऑन VI ग्राफ. और अगर IV ग्राफ पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मोर स्लोप का मतलब लेस रेजिस्टेंस होगा. नोट करिए इस चीज को भी. ओके. एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. ये हुए हमारे ग्राफ्स ऑफ ओम्स लॉ. ठीक है. कुछ कॉपी करना है, ऐसे कॉपी कर लो, IV ग्राफ के बारे में कॉपी कर लो. ठीक. और इसका स्टेटमेंट भी कॉपी करो एंड देन वी विल प्रोसीड forward. Now students, we will start next heading of this lecture, and the heading is factors on which resistance depends. Resistance depends. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है. लास्ट लेक्चर में आपने वो फैक्टर्स देखे थे जिन पर रेजिस्टेंस बिल्कुल डिपेंड नहीं करता. वो क्या है, V एंड I. पोटेंशियल डिफरेंस एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर. इन दोनों चीजों पर उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है. ओके. तो फिर वो रेजिस्टेंस किन चीजों पर डिपेंड करता है, द फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड्स. ओके. बेटा वो फैक्टर्स आप पहले नोट कर लेंगे क्या फैक्टर्स हैं, फिर हम देखेंगे उन फैक्टर्स के साथ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला किस तरह से बनेगा. ओके. सो द फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स आर, नंबर 1 लेंथ ऑफ द कंडक्टर. नंबर 1 इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर. सेकंड वन इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, एंड द थर्ड वन इज मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. रेजिस्टेंस अपने कंडक्टर के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल का बना है. अगर वो कॉपर का होगा तो उसका रेजिस्टेंस कुछ और हो जाएगा, अगर वो एल्यूमिनियम का होगा उसका रेजिस्टेंस कुछ और हो जाएगा. ठीक है. एंड सो ऑन. डिफरेंट मटेरियल्स का सेम शेप एंड साइज का ऑब्जेक्ट डिफरेंट रेजिस्टेंस की वैल्यूज देता है. ओके. और इसी तरीके से रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है. रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस. अगर सब्सटेंस का टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सब्सटेंस का टेम्परेचर कम होगा तो डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज कर जाएगा. तो बेटा ये चार फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. ठीक है. किस तरह से
इन चारों फैक्टर्स को लेकर एक फॉर्मूला बनेगा रेजिस्टेंस के लिए, वो अब हमें देखना होगा। ओके, सो द फर्स्ट फैक्टर इज रेजिस्ट। मैं एक कंडक्टर का डायग्राम दे देता हूं आपको। सपोज दिस इज अ कंडक्टर, दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड व्हाट इज दिस? दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ओके, ये एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सपोज दिस इज अ कंडक्टर, मान लो ये कंडक्टर है, दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ओके, सो ऐसे कंडक्टर्स के लिए फर्स्ट पॉइंट, इफ R is the resistance, then resistance is directly proportional to its length. जितनी ज्यादा इसकी लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। एंड इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया है साइंटिस्ट ने, कंडक्टर्स की लेंथ को बढ़ाकर चेक किया तो पता लगा कि उनका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग बढ़ता है। मतलब अगर आप लेंथ को ट्वाइस कर देंगे विदाउट चेंजिंग इट्स एरिया, एरिया चेंज नहीं होना चाहिए जब आप उसको ट्वाइस कर रहे हैं, ठीक है। ट्वाइस कैसे करेंगे? आप उसको खींच के ट्वाइस करेंगे क्या? नहीं, बट अगर आप किसी भी चीज को खींचकर उसकी लेंथ बढ़ाते हैं ना तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपने आप कम हो जाता है। इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं एक मोटे से रबर बैंड के साथ। अगर एक थिक रबर बैंड को आप खींच दें, उसकी लेंथ काफी बड़ी हो जाएगी लेकिन उसकी थिकनेस कम हो जाएगी, वो थिन हो जाएगा, मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। तो किसी ऑब्जेक्ट को खींचना नहीं है अभी आपको, यहाँ पर इस केस में क्या करना है, अगर लेंथ बढ़ानी है तो आप उसके पीछे, आप सपोज दिस इज अ कंडक्टर ऑफ अ गिवन मटेरियल, तो उसके पीछे उसी मटेरियल का एक और कंडक्टर बढ़ा दो उसकी लेंथ बढ़ाने के लिए, ठीक। अब उसकी लेंथ हो गई डबल। अगर लेंथ को डबल करते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सो उसका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है। तो इट मींस रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसी तरीके से एक्सपेरिमेंटली ये भी ऑब्जर्व किया गया कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मींस अगर किसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया जाए, उसे मोटा कर दिया जाए, उसे थिक कर दिया जाए, तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। ओके, ये तो दो फैक्टर्स हुए। Resistance also depends upon nature of material, ये मैंने भी आपको बताया। एंड रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। बेटा ये चार फैक्टर्स हैं, इनको अगर आप कंबाइन करेंगे मैथमेटिकली तो देखो ये मैथमेटिकल फैक्टर्स हैं यहां पर, कंबाइनिंग अबाउ फैक्टर्स, combining above factors, resistance is proportional to L upon A, ऊपर L नीचे A। देखो L तो न्यूमरेटर में है ना, ये आ गया न्यूमरेटर में, और A डिनोमिनेटर में है, ये आ गया डिनोमिनेटर में। ये प्रोपोर्शनल साइन हो गया, इधर R हो गया, ठीक। अब जैसे आपने ओम्स लॉ में प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया था तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया था। यहां पर भी जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, यहां पर भी आएगा, ठीक है। सो हटाते हैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को और फॉर्मूला बनाते हैं अपना, R इज इक्वल्स टू L अपॉन A। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर इक्वल टू का साइन आया है तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, उसको हम बोलते हैं रो। व्हाट इज द नेम? रो। इट इज अ ग्रीक लेटर, ठीक है। P जैसा है लेकिन P नहीं है, P तो ऐसा बनाते हो लेकिन रो को ऐसे बनाओगे, यहां से कर्व्ड है और यहां पर भी कर्व्ड है। दिस इज रो, RHO, रो, ठीक है। सो वेयर रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, रो क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। वेयर रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसका क्या नाम है? एंड इट इज known as resistivity। नाम याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं इसको।
और specific resistance of the material, जिस मटेरियल का ये बना है कंडक्टर, उस मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहलाता है रो। ओके, सो ये हमारा रो हुआ। सो स्टूडेंट, इफ रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन दिस फॉर्मूला, इट मींस ये रो इस फॉर्मूले में बाकी तीन फैक्टर्स हैं आर, एल एंड ए, बाकी किसी चीज पर भी डिपेंड नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक ऐसे ही जब आपने बोला था कि आर इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन ओम्स लॉ, तो आर ना तो वी पे डिपेंड करता है ना आई पे डिपेंड करता है। सिमिलरली अगर रो इस फॉर्मूले का कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, मतलब वो इस फॉर्मूले में कांस्टेंट है, नहीं बदलेगा। मींस आप चाहे आर बदलो, चाहे एल बदलो, चाहे ए बदलो, रो नहीं बदलेगा। मींस रो जो है वो आर, एल एंड ए पर डिपेंड नहीं करता। तो फिर रो किन चीजों पर डिपेंड करता है? बेटा रो इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। ये चार चीजों में से आपको दो फैक्टर्स तो नजर आ रहे हैं फॉर्मूला में, बाकी दो कहां हैं? बाकी तो इस रो के अंदर है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी, अब आप बताएंगे कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 नेचर ऑफ मटेरियल, नंबर 2 टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। मींस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। दैट इज व्हाई वी से रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और वाइस वर्सा। टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, एंड रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, और रेजिस्टिविटी हर मटेरियल की अलग होती है, मतलब इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ मटेरियल। रेजिस्टिविटी इज characteristic property of a material, आप इसको ऐसे समझो बच्चों, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स हमारे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हैं, हमारे फिंगरप्रिंट किसी और के जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, अगर हमारे फिंगरप्रिंट को स्कैन कर ले जाए तो हमारी आइडेंटिटी का पता चल जाएगा कि ये फिंगरप्रिंट किसके हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक ऐसे ही रेजिस्टिविटी भी हर मटेरियल की अलग होती है। अगर आपको किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी याद है तो समझ लो उस मटेरियल का नाम पता है, उस मटेरियल के बारे में आप जानते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, इट मींस कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होती है, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी अलग होती है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी अलग होती है, कॉपर की, जिंक की रेजिस्टिविटी, आयरन की रेजिस्टिविटी सबकी अलग होगी, वुड की रेजिस्टिविटी अलग होगी, प्लास्टिक की रेजिस्टिविटी अलग होगी। ठीक है, किन्हीं भी दो डिफरेंट मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी सेम नहीं होती, सबकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। इसलिए हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ओके, सो ये हमारा रेजिस्टिविटी के बारे में छोटा सा पार्ट है यहाँ पर। ओके, और रेजिस्टेंस किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये उसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। एल पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। वो दोनों चीजें रेजिस्टिविटी में इंक्लूड हो गई यहां पर। ठीक, अब जो बचता है वो है रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट। एसआई यूनिट निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही ट्रिक बताई हुई है, उस ट्रिक को आप फॉलो करें और खुद निकालने की कोशिश करें। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बेटा इस फॉर्मूले को रो के लिए लिखो। जब इस फॉर्मूले को आप रो के लिए लिखोगे, द फॉर्मूला विल बी आर ए बाय एल। चेक कर लो, आर ए ऊपर जाएगा, एल नीचे जाएगा, इज इक्वल्स टू रो। ठीक है, अब इन तीनों के असाइनमेंट लिख डालो, रेजिस्टिविटी का असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। देखो, रेजिस्टेंस का असाइनमेंट ओम, एरिया का असाइनमेंट मीटर स्क्वायर, लेंथ का असाइनमेंट मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी का असाइनमेंट क्या आ जाएगा? एसआई यूनिट इज ओम मीटर्स। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। लर्न दिस यूनिट। ओके, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। कैसे कैलकुलेट की वो आपके सामने है।
ओके, तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट आ गई ओम मीटर। एक डेफिनेशन आपको यहां देनी बेटा, इसको कॉपी कर ले सारे लोग, देन आई विल वर्क इट, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। One definition is here on the board and you have to learn this definition। बेटा इसी फॉर्मूले को मैं दोबारा कॉपी करता हूं, ठीक है, इसी फॉर्मूले को कॉपी करेंगे पहले, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। मेरे को तो बस फॉर्मूला यूज करना है। इफ ए इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, या a is equals to 1 मीटर स्क्वायर एंड l is equals to 1 मीटर, तो रो क्या हो जाएगा r इंटू 1 मीटर स्क्वायर अपॉन 1 मीटर, 1 कैंसिल, तो रो इज इक्वल्स टू r, बट न्यूमेरिकली दोनों की वैल्यूज सेम हो गई। न्यूमेरिकली का मतलब क्या होगा यहाँ पर, न्यूमेरिकली का मतलब ये होता है कि दोनों की वैल्यू तो सेम होगी लेकिन दोनों की एसआई यूनिट अलग अलग होगी। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट ओम मीटर और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम, ठीक है। ये कब हुआ ऐसा, उसको आप एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। कब हुआ, जब a 1 मीटर स्क्वायर है और l भी 1 मीटर है, तब हुआ ऐसा, ठीक है। सो इट मींस इफ फॉर अ कंडक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 मीटर, ऐसा कंडक्टर ले लिया है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है और उसकी लेंथ भी 1 मीटर है। फॉर सच अ कंडक्टर द रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ऐसे कंडक्टर का जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिटी हो, 1 को यूनिटी पे होते हैं यूनिटी, और लेंथ भी यूनिटी हो, तो उसका रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकली उसके रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, ठीक है। लर्न दिस स्टेटमेंट आल्सो, ओके। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन and unit length is numerically equal to its resistance। याद कर लें इसको आप, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, हम रेजिस्टिविटी के बेस पर मटेरियल्स को कैटेगराइज करेंगे एज कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स एंड एलॉयज, ओके। बिल्कुल ठीक ऐसे जैसे आज के लेक्चर की स्टार्टिंग में हमने रेजिस्टेंस के बेस पर उनको कैटेगराइज किया था एज कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स, रेजिस्टर, पुअर कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब नॉन कंडक्टर, ठीक है। वो रेजिस्टेंस के बेस पे कैटेगराइज किया था, और जब रेजिस्टेंस के बेस पे कैटेगराइज कर रहे थे तो सबका सेम शेप एंड साइज लिया था, वो कंडीशन थी वहां पर। लेकिन जब आप रेजिस्टिविटी के बेस पर कैटेगराइज करते हो तो सेम शेप एंड साइज लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मटेरियल का नाम बता देना ही काफी होता है, ओके। शेप एंड साइज डिफर कर सकता है रेजिस्टिविटी के बेस पर कैटेगराइज करते वक्त, यही रेजिस्टिविटी की इंपॉर्टेंस है। दैट इज व्हाई रेजिस्टिविटी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वो शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करती। शेप एंड साइज का मतलब क्या होता है, एल एंड ए पर डिपेंड नहीं करता। अभी मैंने आपको बताया था ना, एल एंड ए पर डिपेंड नहीं करता रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड नहीं करता, ओके। तो रेजिस्टिविटी के बेस पर अगर आप कैटेगराइज करेंगे, categorization using resistivity, so जिनकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, वेरी लो रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल जो होंगे, मटेरियल्स विद वेरी लो रेजिस्टिविटी, ये कहलाते हैं गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स। और इनके एग्जांपल्स हैं कॉपर, सिल्वर, ओके। और वेरी हाई रेजिस्टिविटी वाले, वेरी हाई रेजिस्टिविटी वाले सब्सटेंसेस, मटेरियल्स विद वेरी हाई रेजिस्टिविटी, ये कहलाते हैं नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स,
इंसुलेटर्स, इनके एग्जांपल्स हैं वुड, प्लास्टिक, माइका एंड सो ऑन। ओके, इनके बीच में भी कुछ होता है, ठीक, मतलब मॉडरेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, मटेरियल्स विद मॉडरेट, मतलब ना तो बहुत ज्यादा होगी वैल्यू ना बहुत कम होगी, इनके बीच में कहीं होगी रेजिस्टिविटी। ये क्या होते हैं? ये एलॉयज हैं। बेटा व्हाट आर एलॉयज? एलॉयज आर मेड बाय मिक्सिंग टू और मोर मेटल्स, ठीक है, दो और मोर मेटल्स को मिक्स करके एलॉयज बनाए जाते हैं। और नॉर्मली एलॉयज की रेजिस्टिविटी जिन मेटल्स से उन एलॉयज को बनाया गया है उन मेटल्स से ज्यादा होती है, ठीक। ये एलॉयज है, एलॉयज के एग्जांपल्स होंगे मैंगानीन, नाइक्रोम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। कॉन्स्टेंटन, ये वो एग्जांपल्स हैं एलॉयज के जो हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं। ओके, बेटा नॉर्मली जो एलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी इतनी सफिशिएंट होती है कि वो करंट के पास होने से हीट जनरेट होती है। बेटा ये आप समझिए इस बात को, ठीक है। व्हेनेवर करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर हीट इज जनरेटेड। आप किसी भी बल्ब को पकड़ के देखें वो गर्म रहता है, आप किसी मोटर को पकड़ कर देखें जब वो वर्क कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी से वो गर्म होता है, ठीक है। गीजर एंड आयरन ये सब होते ही गर्म है, ये तो बने ही इसलिए कि वो इलेक्ट्रिसिटी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करें। उसके अलावा भी सिंपल इलेक्ट्रिक वायर्स में जिनमें करंट फ्लो कर रहा है वो भी थोड़े बहुत हीट अप हो जाते हैं, ठीक है। सो व्हेनेवर इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू अ कंडक्टर वो हीट अप हो जाता है, मतलब उसमें हीट जनरेट होती है, ठीक। एलॉयज ऐसे मटेरियल्स हैं जो हीट जनरेट होने के बाद मेल्ट नहीं होते, ठीक है। इसलिए इनको हम यूज करते हैं एज हीटिंग एलिमेंट्स इन आवर इलेक्ट्रिक आयरन, इन आवर इलेक्ट्रिक गीजर्स, या एज द फिलामेंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक बल्ब, फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, क्यों? क्योंकि यहां पर अगर ये हीट होने से मेल्ट हो गया तो वो डिवाइस खराब हो जाएगा। तो वहां पर सिंपल कंडक्टर की जरूरत नहीं है, वहां पर सिंपल कंडक्टर आपका पर्पस सॉल्व नहीं करेगा। वहां पर एक ऐसा एलॉय होना चाहिए जो हीट अप होने के बाद भी मेल्ट ना हो, ठीक है। और वो एलॉयज है हमारे नाइक्रोम, मैंगानीज। ओके, ये एलॉयज हम नॉर्मली यूज करते हैं इन हीटिंग एलिमेंट्स एंड इन फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, थोड़ा ये चीज आपकी एनसीईआरटी बुक में टेबल में भी गिवन है, वहां से आप याद कर सकते हैं और यहां से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, विद दिस the lecture today is completed. Okay, and if you are having any doubt or any problem in today's lecture, then please contact me. I will try to reply as soon as possible. Okay, so students, wish to see you in the next class. Till then, bye.